रहा है 31,000 मेरा टोटल बन चुका है, 31,000 के आसपास। और 20,000 डिपॉजिट यानी 51,000 मेरा सीधा सीधा फंसा हुआ है। मैं करूं तो क्या करूं? नोटिस बनवाया मैंने और नोटिस दे दिया। अभी सोमवार तक मेरा, मंडे को इनके पास नोटिस पहुंच जाएगा। हे गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है वीके टेक हब चैनल में। सो दोस्तों, इस चैनल पे आज जो वीडियो आपके लिए आया है, ये वीडियो एक जॉब से रिलेटेड है। कौन सा जॉब? जियो कंपनी में जॉब अगर आप करने जाते हैं तो उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड क्या होता है, एक नई वैकेंसी आई है जिसका नाम है HSPL1 ज्वाइनिंग, जिसमें आप लोग को एयर फाइबर लगाने का कनेक्शन लगाने का ऑफर दिया जाता है कि आप इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो आपको एयर फाइबर इंस्टॉलेशन का पेमेंट मिलेगा, वो भी कमीशन बेस पे। और कैसे ज्वाइनिंग होती है ये आप लोग जानिए। इसमें ज्वाइनिंग होता है, आप 20,000 रुपये आपका डिपॉजिट लगता है। 20,000 डिपॉजिट लगता है इस वजह से क्योंकि आपका डिपॉजिट ले आता है ताकि आप कहीं इधर उधर ना जाएं, ऐसा बता करके कि आप इधर उधर ना जाएं। और 20,000 डिपॉजिट देंगे तो आपका एक एयर फाइबर लगाने का आपका, जैसे मान लीजिए आप कमीशन बेस पे बाहर काम कर रहे हैं तो वो 200 से 250 देते हैं कमीशन बेस पे। लेकिन अगर आप 20,000 रुपए लगा करके HSPL1 लाइट में ज्वाइनिंग आप अगर ले लेंगे तो आपको 500 रुपया पर कनेक्शन पे मिलेगा, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इसमें कुछ स्कैम है, कुछ गलतियां हैं और कुछ बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो आप लोग उससे अवगत नहीं है। अगर आप ये ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो एक बार ये वीडियो कंप्लीट देख लें, उसके बाद ही HSPL1 में या जियो कंपनी में किसी भी काम से, किसी भी लेटर जॉब से आप ज्वाइन तभी करें, नहीं तो आप फंसेंगे बुरी तरह। क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति डाउन रहती है। हर मिडिल क्लास व्यक्ति का आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं होता है, इसी वजह से किसी ना किसी कंपनी में जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। तो अब कंपनी जियो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, रिलायंस जियो यानी सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस जियो, अंबानी जी की ये कंपनी। तो इस कंपनी में भी इसमें भी अगर कोई फ्रॉड या स्कैम जैसा कुछ होता है आपके साथ, तो आपके साथ कितना दर्दनाक हादसा होगा। ये हादसा आपके लिए कितना तकलीफ दे होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। होता क्या है इसमें मैं बता देता हूँ, आप लोग को लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स के बारे में लाइव प्रूफ दिखाऊंगा क्या हो रहा है इसमें, इस कंपनी में ज्वाइनिंग ये क्या होता है। मैं लाइव प्रूफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इस कंपनी में ज्वाइनिंग किया था और मैं जियो इंजीनियर हूँ, जियो वाईफाई का इंजीनियर हूँ। और लेकिन मेरे साथ स्कैम ये हुआ, पहले मैं 250 पे काम करता था, 250 रुपया मैं कमीशन पे काम करता था। लेकिन मुझे भी एक लालच दिया गया, इसका ये लालच दिया गया कि 20,000 रुपया आप डिपॉजिट लगाइए और आप जो 250 पा रहे हैं उसे 500 पाएंगे। लेकिन और उसी वक्त मुझे जाना था खाटू श्याम दर्शन करने, तो हमने सोचा कि लाओ अभी ना करते, बाद में करते हैं। लेकिन हमसे बोला गया कि अभी टाइम है, अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में टाइम निकल जाएगा, कोई और ज्वाइनिंग ले लेगा। तो एक एरिया में 3 लोग का ज्वाइनिंग से आता है, 3 लोगों के लिए ये लेटर आता है। तो हमने कहा चलिए ठीक है ले लेते हैं। तो हमने 20,000 रुपये दे दिया। तो जैसे एक ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग ये होता है कि ऑनबोर्डिंग होता है, आपका लाइव ऑनबोर्डिंग होता है, मतलब वीडियो कॉल पे ऑनबोर्डिंग होता है, लाइव सेशन चलता है, उसमें लाइव ऑनबोर्डिंग होता है। उसमें मैसेज आते हैं, आपको टिक करना रहता है, सारे क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, बहुत कुछ ऐसा रहता है। ऑनबोर्डिंग होने के बाद ही आपका 20,000 रुपया पेमेंट लगता है। तो ऑनबोर्डिंग तो मेरा कंप्लीट हो जाता है, ट्रेनिंग जो होता है वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। और एक तो ट्रेनिंग क्या चाहिए, मैं खुद इंजीनियर हूँ तो मुझे ट्रेनिंग की क्या होती है, फास्ट हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट भी हो जाता है और थोड़ा बहुत नॉलेज उससे भी दे दिया जाता है। अगर ट्रेनिंग हम नहीं जानते तो ट्रेनर थोड़ा बहुत दे देते हैं। तो 20,000 डिपॉजिट उसके बाद लगता है। तो हमको टाइम भी नहीं दिया गया, बोला कि 3 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो ये सिलेक्शन फेल हो जाएगा। तो हमने 3 दिन के अंदर अंदर 20,000 रुपये दे दिया। चलो मैं जब तक आऊंगा वहां से लौट कर तब तक मैं इस पे काम करने लगूंगा और मुझे अच्छा इनकम होने लगेगा। जहां 250 मिल रहा था तो वहां 500 मिलेगा। अब मैं वहां से आया, तो आने के बाद मेरा आईडी बन गया, सब कुछ बन गया, HSPL1 का आईडी बन गया। और ये मैंने आईडी अपने नाम से नहीं ली थी, क्योंकि अपने नाम से लेता तो अगले को प्रॉब्लम हो जाती कि विकास ने क्यों ले लिया। जब मेरे आईडी पे काम कर रहा था विकास, 250 रुपये में कमीशन दे रहा था, तो उसको ये आईडी क्यों दिलवाया गया। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैं अपने छोटे भाई के नाम पे, मेरे भाई का नाम है, छोटा भाई का नाम है प्रकाश कुमार कसोदन, उसके नाम से मैंने ये अपनी आईडी ले ली। अब आईडी लेने के बाद क्या हुआ, उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। उस डेट से मैंने काम स्टार्ट किया और काम स्टार्ट करते करते 1-1.5 महीना 2 महीना बीत गया। 1 महीना मतलब काम स्टार्ट करते करते 15 दिन बीत गया। तो मैंने कहा ये पेमेंट कब आएगा, मैंने पता लगाने की कोशिश की। जब तो एक बार वीडियो कॉल आया, वीडियो कॉल में सारे ग्रुप कॉल आया, ग्रुप कॉल में बताया जा रहा था कि ये प्रोसेस कैसा है, पेमेंट कैसा आएगा। ऐसे जियो कंपनी के द्वारा था, सारे लोग थे उसमें। तो उसमें बताया गया कि हर 15 तारीख को
हर 15 डेज को यानी 15 तारीख के दिन हर किसी का पैसा अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमने कहा बढ़िया है, अगर 15 तारीख को आ जाएगा तो हमारा और ही अच्छा हो जाएगा। तो हमने सोचा आएगा कितना पैसा, तो हमने क्या सोचा कि लाओ मैं पास के जियो सेंटर पे जहां से अपना सेटअप लेता हूँ, यानी आइडियो ऑडियो जो सेटअप होता है वाईफाई का, वहां से लेता हूँ, उनसे एक बार पूछता हूँ कि इसका पेमेंट कितना आता है। वहां से पूछा गया तो पता चला कि आपका 500 नहीं आएगा, 410 रुपए। 410 रुपए इससे आएगा क्योंकि अगर आप अपनी ही आईडी से वारन करते हैं, बुकिंग करते हैं, तब आपको कुछ पैसे और मिलते हैं, नहीं तो ये पैसा जो बुकिंग करेगा, वारन करेगा, उसको 70 80 90 रुपया मिल जाएगा। यानी 500 से सीधा हो गया मेरा 410 रुपए, 400 ही मान लीजिए, 400 रुपए हो गए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने 15 दिन से 16 दिन 17 दिन फिर ऐसे कई दिन बीते, 20 दिन 25 दिन। तो मैंने कॉल किया कॉल सेंटर पे, मतलब वहां पे जेसी ऑफिस पे, जहां हमारा बलरामपुर जेसी ऑफिस है हमारा, वहां पे मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद क्या हुआ, बोले देखो बेटा अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी पेमेंट आया नहीं, लेकिन सभी का धीरे धीरे करके आ जाएगा, अभी किसी का पेमेंट नहीं आया। मैंने वो भी वेट किया। अब वो वेट करने के बाद क्या हुआ कि 1 महीना मेरा निकल गया आराम से। अगला महीना शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि अब कैसे पेमेंट आएगा। फिर मैंने पूछा कॉल करके तो बोले 15 तारीख तक बेटा सबका पेमेंट आ जाएगा। अब मैं 15 तारीख तक इंतजार किया, काम करते 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 15 तारीख तक इंतजार किया। अब 15 तारीख तक मेरा क्या हुआ, अच्छे खासे पैसे 20,000 के आसपास बन चुके थे। फिर मैंने फोन किया तो कहा सर अभी पैसा नहीं आया मेरे अकाउंट में, और मेरा अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया, और किसी किसी लोगों का आने भी लगा, सारे लोगों का आने लगा, अब मेरा नहीं आया। तो मैंने कहा क्यों सर ऐसा क्या है दिक्कत है। मैंने जेसीएम सर को कॉल किया, फिर वहां पे मैंने बहुत सारे वहां पे जो होते हैं एसोसिएट होते हैं, एसोसिएट के रेंज पे होते हैं, जिनको मैंने फाइल दिया, डॉक्यूमेंटेशन देते थे। हाँ, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी मुझसे मांगा था। तो मुझसे एक बार वो उन्होंने कहा कि ये नोटरी बना के दे दो, क्या कि एग्रीमेंट के लिए रहता है, एग्रीमेंटेशन के लिए 1000 का नोटरी होता है और 500 की नोटरी ऐसी लगती है, सारे एग्रीमेंट के लिए फाइल जमा कर दो ला करके, और तब आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। तो मैंने कहा चलिए वो भी कर देते हैं, उसमें पैसा भी खर्च लगे। अभी देखिए हम लोग का पेट्रोलियम अपने अलग से जा रहा था, डेली पेट्रोलियम अपने लग से जा रहा है, सारा चीज अपने लग से कर रहे हैं ना। 20 से 1 महीने से ऊपर हो गया, 15 दिन और एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन मेरे बाइक से तेल जा रहा है। उसके बावजूद भी मुझे और पैसे लगाने पड़े, और वो पैसे लगा करके मैंने नोटरी वोटरी बनवा के कंप्लीट करके दिया, ताकि मेरा पैसा जल्दी से जल्दी आए, ताकि मुझे खुशी हो। अब खुशी के लिए मैंने सारा काम किया, ऐसे ले जाकर नोटरी वोटरी वगैरह सब कुछ दिया। उसमें नोटरी में थोड़ा स्पेस नहीं था, बीच में बोले कि इस जगह पे खाली रखना है, तो मैंने फिर इससे जाकर के 1000-1200 रुपया जो भी लगा वो खर्चा करके फिर से मैंने करवाया। यानी जहां 1500 लगता था, 1700 2000 लगता था, 2500 लगता था, वो मेरा 3000 3,500 के आसपास पहुंच गया खर्चा। मैंने वो भी किया कि चलो आ जाएगा, बाद में धीरे धीरे रिकवर कर लेंगे उतना पैसा। तो फिर मैंने सारा कुछ दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर 5-6 दिन 10 दिन से बीत जाता है। फिर मैंने कॉल किया जेसी ऑफिस पे, सेंटर पे, तो वहां से क्या हुआ कि बोले इनसे बात करो, ये यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर हैं जो कि सारा देख रेख करते हैं, इनसे बात करो, इनसे बात करने के बाद आपका पेमेंट हो सकता है। तो उन्होंने बात किया, उनसे हमने कहा मेल कर दीजिए। तो ये देखिए आपसे साइड में आप लोग को दिखा सकते हैं, मेल भी किया गया है। देखिए मेल दिख रहा है ना आपको, ये मेल भी किया गया है साइनी सर की तरफ से। तो हमने कहा चलिए तो मेल हो गया है, तो अब शायद आ जाएगा पैसा। अब मेल होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा था, कुछ दिन बीत गया ऐसे ऐसे करके। तो बाद में मेल का मैंने रिप्लाई पूछा कि क्या है रिप्लाई, क्या दिक्कत है। फिर कुछ दिनों बाद रिप्लाई आया। ये रिप्लाई आया नहीं आया मुझको नहीं दिखाया गया, रिप्लाई उनके तरफ आया, क्या आया वो जानते हैं। उन्होंने क्या किया, बोला कि रिप्लाई ये आया बैंक की तरफ से, मुंबई हेड ऑफिस की तरफ से, कि आपके बैंक में प्रॉब्लम है। अब आप लोग सोचिए सर, यूपी ग्रामीण बैंक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? वहां के बैंक मैनेजर से मैंने मोहर लगवाया, साइन करवाया, सारा कुछ करके दिया था। अब बताइए सर, यूपी ग्रामीण बैंक में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है? चलिए मान लेते हैं प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत हो गई, उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, नहीं लेन देन हो रहा है। मैंने पूछा भी, केवाईसी भी सब चेक करवाया, सब कुछ पैसे लेन देन करके देखा, सब कुछ सही था। फिर भी मैंने कहा चलिए ठीक है, उसका मैंने स्टेटमेंट भी निकलवा के मैंने भेजा, सब कुछ भेजा, स्टेटमेंट भी निकलवा के दे। उसके बाद भी कोई वो नहीं इशू आया, बोले नहीं अकाउंट चेंज कर दो। फिर मैंने कहा अब अकाउंट चेंज करेगा तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को से मेरा दुकान भी चल रहा है, दुकान पे पैसे देने पड़ते हैं, कस्टमर को देने पड़ते हैं, दुकानदार से जो सामान आता है उसको देने पड़ता है। बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे मेरे ऊपर, प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा था, प्रॉब्लम घट नहीं रहा बल्कि पैसों की दिक्कत बढ़ती जा रही थी। ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, आप भी कोई से सामान ले रहे हैं, उसको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो मैंने सब कुछ किया। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप बताइए। मैंने नया अकाउंट खुलवाया भाई का, उसके बाद बैंक इंडियन बैंक में जाकर के एक अकाउंट खुलवाया, उसका अकाउंट चालू करवाया, उसके बाद सारे चीज निकलवाया, उसका स्टेटमेंट के साथ साथ सब कुछ, और पैसे लेन देन करके जमा करके स्टेटमेंट निकलवाया। उसके बाद उसको दिया, और देने के बाद से भी
कोई रिस्पांस, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। बोले ठीक है, ये इसमें टाइम लगता है, वेट लगेगा, वहां से जब एक्सेप्ट हो जाएगा सब कुछ, मुंबई हेड ऑफिस से सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके आपके अकाउंट में पैसा आएगा। मैंने उसका भी इंतजार किया, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन एक्स्ट्रा में इंतजार करता रहा, आज तक रिप्लाई नहीं आया। फिर से मैंने स्टेटमेंट हमसे मांगा गया, दोबारा स्टेटमेंट मांगा गया, तो मैंने दोबारा क्या किया, दोनों बैंक का स्टेटमेंट मैंने दिया, दोनों बैंक का स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया। इन लोगों ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट जारी किया कि उस डॉक्यूमेंट पे ये लिखा था, आप लोग डॉक्यूमेंट भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट देखिए, इस पे लिखा ये हुआ है कि आप लोग इतने तारीख से लेकर इतने तारीख के डेट तक के आप लोग HSPL1 का पेमेंट पा चुके हैं। अपने तरफ से ये सेटिस्फाइड करके आप साइन और मोहर करके इनको दे दीजिए ताकि आप लोग पेमेंट पा चुके हैं। और सोचिए, मैं पेमेंट पा ही नहीं चुका हूं तो मैं कैसे इस पे साइन कर दूं और मोहर कर दूं। मैंने फिर जेसीएम सर को फोन लगाया, जेसीएम सर को फोन लगाने के बाद मैंने बोला, सर मेरा पेमेंट जब आया ही नहीं तो मैं इस पे कैसे साइन कर दूं। इस एग्रीमेंट पे यही लिखा है कि इतने तारीख से इतने डेट को आप पेमेंट पा चुके हो सारे HSPL1 वालों, तो मैं मोहर लगा दूंगा तो मेरा दिक्कत नहीं हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने लाइन पे सबको लिया, लाइन पे लेने के बाद मैंने कहा कि देखिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, उसके नीचे लिख दीजिए कि मैं फला डेट से ज्वाइनिंग किया, कब से ज्वाइनिंग आपका हुआ, कब से कब तक पेमेंट आपका नहीं आया। मैंने सब कुछ लिख दिया, आप लोग देख रहे हैं साइड में, मैंने जितने तारीख से ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के डेट से लेके आगे तक का मैंने सारा चीज बना दिया है कि इतने डेट तक मैंने पैसा नहीं पाया है और मेरा पैसा अभी तक नहीं आया है। ऐसे ही ये लोग घुमाते रहे, ये भी करने के बाद भी पेमेंट नहीं है, और आज 4 महीना लगातार होगा, 4 महीने से ऊपर हो रहा है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया है। अब इसके लिए मुझे कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि ये लोग कुछ नहीं सुनवाई कर रहे हैं, सिर्फ यही कह रहा है, एक ही राय से ये लोग देते हैं कि आ जाएगा पेमेंट, अगले 15 तारीख तक आ जाए, वेट करिए वेट करिए। देख कितना सारा मैसेज आता है, वेट करिए के नाम से, और वेट मैं कितना करूं, और वेट मैं कर नहीं पा रहा हूं। ये लोग मेरा पेमेंट खा ही रहे, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ये लोग पेमेंट मेरा रोके हुए हैं या क्या कर रहे हैं, उस पर कोई एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अब सोच लिया, ऐसे धोखाधड़ी होगा, जो मिडिल क्लास का लड़का होगा उसके साथ अगर ऐसा होगा तो कितना दिक्कत होगा। ये लोगों नहीं सुनते हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग में साइड में सुना दे रहा हूँ, जो मैंने कॉल पे बात की वो भी सुना दे रहा हूँ, वो भी आप लोग सुन लीजिए। वो सब सुन लीजिए आप पूरा तरह से। जो लिंक भेजा गया था तो उस पे वीडियो करते बात हो रहा था, तो अभी हम सब लोग बोले हैं, जितने भी लोग थे सब, मतलब पहले हम अपना बोले हैं, तो हमसे डायरेक्ट बोला गया कि विनीत सर से आप बात कर लीजिए, वो आपका जो भी होता करा देंगे। मेरे भाई उनका काम थोड़ी ना है, वो कुछ करने आएंगे आपका काम। तो अभी वीडियो कॉल पे हेड थे कोई नॉर्मल आदमी था, ये बोला गया था, वो बोले कि अपने जो एसआई उनसे बात करो, ये बोला गया होगा ना आपको, नहीं नाम लेकर के बोला गया था, नाम बताया। कौन है मेरे हम लोग के बताओ, तो सैनी साहब कहाँ, सैनी साहब तो उस दिन बोल दिए थे कि हमारे बस की बात नहीं है, इसके आगे हमारी बस की बात नहीं है। वो डायरेक्ट बोल दिए कि नहीं है हमारी बस की बात। ये देखो बस की बात किसी का होता है, मेल का महीने में होता क्या है, 2 बार इसे बोलते होता है। गलती आप लोगों ने किया था कि अकाउंट बराबर नहीं किया सर, वही अकाउंट जो हम बैंक अकाउंट पुराना अकाउंट लगाए थे सर वीपी ग्रामीण बैंक का, उसी सर वीपी ग्रामीण बैंक का प्रिंस का भी लगा है, अशोक का भी लगा है, ग्रामीण बैंक का। हमने प्रिंस का एक दिन चेक कर लिया, आईडी उनका खोल के तो चेक किया तो उनका सर वीपी ग्रामीण बैंक ही लगा है उनके में, लेकिन हमसे बोला गया सर वीपी ग्रामीण बैंक गलत है, तो हमने चेंज करके इंडियन बैंक दिया। अब इंडियन बैंक भी गलत है तो HDFC बैंक दिया जाएगा। HDFC बैंक तो सारे बैंक अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो पेमेंट कैसे आएगा सर? सर तो हम ये नहीं कह रहे सर, हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोग का ये मामला तुमसे बोला गया हुआ है। हाँ ये पैसा अपडेट हो जाएगा, महीने में इससे दोबारा होता है, उससे हो जाएगा, आपका करवा दिया जाएगा। अभी क्या लगा हुआ है लाइन पे, तो सर 4 महीना हो गया ना आज, लगभग 1-2 महीना तो हुआ नहीं कि 1-2 महीना हुआ वो। भाई पेमेंट इकट्ठा आएगा, मेरे में आ जाएगा पैसा ना, लेकिन सर हम लोग का 3,000 हो सकता है, 2,000-3,000 आ जाएगा। सर हमको ये नहीं पता सर, हमको स्टार्टिंग में ही अगर बता दिया जाता कि इसमें पैसा आने में दिक्कत होता तो हम वो ज्वाइनिंग ही नहीं लेते। अब सोच लीजिए, इस रिकॉर्डिंग के बाद यही होता है मामला कि भैया यहाँ से कुछ मेरी सुनवाई नहीं होगी, जेसी ऑफिस पे भी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रहा है, या तो फ्रॉड हो रहा है या तो स्कैम हो रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है कि हो क्या रहा है। ऐसा मेरे अभी तक के टाइम में ऐसा हुआ। अब मैं मैंने क्या किया मजबूरी में सब लोग का पेमेंट भी देना है, सब लोग को प्रॉब्लम है, जो भी मेरे साथ फेस हो रहा है प्रॉब्लम मैं करूं तो क्या, मजबूरी में मुझे एक कदम उठाना पड़ा।
तो मैंने सबसे पहला एक्शन ये लिया कि मुझको कहा गया कि एक्शन लेने से पहले आप क्या करिए कि पहले आप ट्विटर हैंडल बनाइए। ट्विटर हैंडल बनाने के बाद आप ट्विटर पे ट्वीट के पोस्ट कर दीजिए, और पोस्ट करने के बाद जो आपका पोस्ट रहेगा आप प्रॉब्लम अपना लिख दीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं उसमें फोटो भी आप मेंशन कर दीजिए, जो भी है इमेज आप मेंशन कर दीजिए कि ऐसा फ्रॉड या मेरे साथ ऐसा स्कैम हो रहा है, और सब कुछ लिख दीजिए ताकि। और उसके बाद आप टैग कर दिए उन सारे कंपनियों को, बड़े बड़े जियो की जो कंपनी, रिलायंस कंपनी को, सबको टैग कर दीजिए ताकि आपके साथ जो फ्रॉड हो रहा है उसके साथ कोई प्रॉब्लम का रिजॉल्व हो जाए, ताकि कोई ना कोई उस पर कमेंट करेगा, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा और आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए सबसे पहले मैं यही कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, यही किया और मैंने सब कुछ किया। देखिए आप, मैंने ट्विटर पे अपना टैग कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन इस पर क्या है कि मुझे रीच मिला 30, और 30 रीच मिलने के बाद क्या होता है भाई, 30 रीच से कुछ होता है? कोई पब्लिक विजिट नहीं किया, सब कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं थे, इस वजह से यहाँ पे मेरा साथ कोई अच्छा काम नहीं हुआ, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, रिलायंस के पास पहुँचा ही नहीं। अगर मेरे पास फॉलोअर्स होते हैं, सब्सक्राइब होते, कमेंट होते, लाइक होते, उसमें कुछ सारे चीज़ होते हैं, तो पक्का है ये रिलायंस कंपनी वालों तक पहुँच जाता। ये मेरे ट्विटर हैंडल का नेम है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे तो शायद हो सकता है इस पर प्रोग्रेस हो और आगे इस पर सुनवाई हो सके। तो मैंने ये किया। उसके बाद आप लोग को भी कदम उठाना पड़ सकता है, सभी लोग को उठाना पड़ सकता है। ये ऐसी दिक्कत जब परिस्थिति आएगी, ऐसी विकट परिस्थिति आपके सामने आ जाएगी, तो ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। अब मैं मजबूरन जा करके, मजबूरन में मैंने एक वकील से बात किया। वकील ने कहा कि आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा पहले, बिना नोटिस का आप उन पे एक्शन नहीं ले सकते। अगर आप थाने में जाएंगे तो पहले नोटिस मांगते हैं कि आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया था, आपने जेसी ऑफिस में बात किया या नहीं किया, या आपने कुछ इंक्वायरी किया उसके बारे में। तो ऐसा इसलिए एक नोटिस होना जरूरी है। नोटिस क्या होता है कि 15 से 30 दिन का टाइम देता है नोटिस देने के बाद। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अब इसमें भी मुझे खर्चे देने पड़े। अब जहां 200 लगता था वहां 500 मुझे नोटिस के पेमेंट देने पड़े। मजबूरी है भाई, पैसा नहीं आ रहा है। 31,000 मेरा टोटल बन चुका है, 31,000 के आसपास, और 20,000 डिपॉजिट, यानी 51,000 मेरा सीधा सीधा फंसा हुआ है। मैं करूं तो क्या करूं? नोटिस बनवाया मैंने और नोटिस दे दिया। अभी सोमवार तक मेरा, मंडे को इनके पास नोटिस पहुंच जाएगा। अब नोटिस के बाद क्या आता है इन लोगों की तरफ से, वो आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए मेरा यहाँ तक का जर्नी, जो प्रॉब्लम आया, मैंने यहाँ तक का आप लोग को बताया, यहाँ तक ऐसा प्रॉब्लम आया, मुझे नोटिस मजबूरी में देना पड़ा। मैं, रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी कंपनी में इसको कोई नोटिस नहीं देने की जरूरत थी, क्योंकि ये कंपनी किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकती, ऐसा विश्वास था, हर किसी को विश्वास होगा। लेकिन जिसके, जो मिडिल क्लास का लड़का होगा, उसके साथ अगर ऐसा होगा बर्ताव, तो बिना एक्शन लिए कैसे काम करेगा? तो आप लोग देख लीजिए, ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम आ गया, क्रिएट हो गया। आपके साथ ये क्रिएट प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से पहले जब तक पुष्टि ना हो जाए कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, एग्रीमेंट आप लोग लिखवा लीजिएगा, कॉल पे रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सारा चीज कर लीजिएगा। अगर पेमेंट नहीं आएगा तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं, तभी इन लोगों को पेमेंट दीजिए, वरना पेमेंट मत दीजिए, नहीं तो बहुत सारे लोग फंसे होंगे। और आप में से कितने लोग इस स्कैम में फंसे, HSPL1 जियो कंपनी में ज्वाइन होकर कितने लोग प्रॉब्लम में है, वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे ही साथ फ्रॉड हो रहा है या आप सभी के साथ भी फ्रॉड हो रहा है। जितने जियो इंजीनियर हैं, जियो पार्टनर हैं, वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें, ताकि मैं जान पाऊं कि कितने सारे स्कैम हुए हैं और आप सबके साथ कितना स्कैम हो रहा है। तो स्कैम को अगर मैं देखूंगा तो कम से कम अगर मैं थाने में नोटिस, अगर दोबारा मान लीजिए मेरा सुनवाई ना होता होगा, तो मुझे थाने में तो जाना ही पड़ेगा। थाने में जाऊंगा तो कम से कम बता तो सकता हूँ इतने सारे लोगों के साथ ऐसा स्कैम हो रहा है। तो गाइज मैं वीडियो को यहाँ से एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो यहाँ तक का था। इसके आगे का सफर जो भी होगा मैं आप लोग को पूरा बायोडाटा दूंगा, या प्रॉब्लम जो भी होती है, जो भी फेस होता है, जो भी मेरे साथ फेस होता है, आगे का प्रॉब्लम शेयर करूंगा, जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। और जो भी मुझसे गलती हुई उसको क्षमा करना। अगर मैंने कोई कंपनी के बारे में कुछ फ्रॉड बताया, अगर मेरा पेमेंट आ जाता है तो कंपनी फ्रॉड नहीं है, अगर पेमेंट नहीं आता है तो कंपनी फ्रॉड है। अगर फ्रॉड है, मैं प्रूफ के साथ मैं हर वीडियो में आप लोग को देता रहूंगा, आगे की जानकारी अगले वीडियो में आप लोग को लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।